नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने PYQs हुए हैं उनका डिटेल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट है अभी पॉलिटी। माँ का है भाई, नहीं चल रहा हो पॉलिटी, जिसमें हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके। देखो पेन भी ड्रामा कर रहा है। कितने कितने ड्रामा सा है बताओ। 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब 8वां है पंचायती राज है। इसका पहला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? जिनके ऑप्शंस हैं ए 1992, बी 2005, सी 2001, डी 1996 और ई है नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1996। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया, जिसे पेशा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। ठीक है, पेशा का मेन उद्देश्य क्या है? ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। मैं ऐसे लिस्ट ले रहा हूँ क्योंकि आज मैं फिर से दिन में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग अभी सुनेंगे कि बैकग्राउंड में कितनी नॉइस है, कितना सीधी सी बात है, नॉइस पोल्यूशन। क्योंकि जो भी आवाज़ हमारे काम की नहीं है बाकी सब नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत आती है। हाँ, तो नॉइस पोल्यूशन से याद है, अभी हम लोग वैसे पढ़ेंगे भी इन्वायरमेंट में। तो बताइए कितने हमारे जो कान होते हैं वो कितने हर्ट्ज तक वॉइस को सुन सकते हैं? ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जिनके ऑप्शंस हैं ए प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार, बी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, सी ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन और डी शहरों में बुनियादी ढांचों का विकास। आप लोग क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। मनोज जब खिड़कियां बंद करते हैं शायद आवाज़ कम आए। तो क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अच्छा सोचो, अगर पैसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? अब हमको जो भी ऑप्शन देखने उसमें देखना है सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा लगता है। प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन और डी है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। देखो पहली बात तो पंचायतों की बात हो रही, तो सिर्फ इसमें शहरी क्षेत्र नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, गलत है। और सी है ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी। उसके लिए भाई निजी क्षेत्र पैसा देते हैं ना, तभी तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बचा ऑप्शन ए और बी। इसमें देखेंगे कौन सा जो ऑप्शन है वो ब्रॉड थिंकिंग को दिखाता है। प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार, ठीक है, और इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तो इसमें सिर्फ शिक्षा की बात कर रहा है और इसमें क्या है प्रमुख विकासात्मक क्षेत्र, इसमें कई क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए। हम लोग हमेशा उस ब्रॉड टर्म की ओर जाएंगे जिससे कि विकास हो रहा है या फिर विकेंद्रीकरण हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ए है केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए। इनके ऑप्शंस हैं ए ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ, बी जब जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है, सी 3 वर्ष का निश्चित कार्यकाल पूरा करने के बाद और डी है
चुनाव की तारीख से 5 वर्ष बाद। और ई है नन ऑफ दी एबो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ। देखो जो ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, और अब जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए, ठीक है, जब तक कि अलग से कोई नियम बना के उसका कार्यकाल न बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की? जिनके ऑप्शंस हैं ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंतराय मेहता समिति, सी एम.एन. श्रीनिवास समिति, डी काका कालेलकर समिति और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंतराय मेहता समिति। अच्छा, आप लोग इसकी भी एक थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। देखो, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नाम होता है बलवंतराय मेहता और दूसरा है अशोक मेहता। ये देखो अशोक मेहता ऊपर भी तो है भाई साहब। ये अशोक मेहता, तो आपको बता देते हैं। तो अशोक मेहता समिति है ना, समिति ये कॉमन वर्ड है, समिति तो बनानी ही है। तो इसमें कितने हैं? अशोक मेहता, तो ये कितनी है? ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। और इसमें कितने हैं? बलवंत राय मेहता, कितने? 1 2 3, 3 हो गए ना। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। तो कोई मतलब ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। समिति कॉमन है और बाकी अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता, ये दो स्त्री समिति की बात करते हैं और ये त्रिस्तरीय 1 2 3, ठीक है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो जाए कि भाई कौन सा, मतलब अशोक 2 के थे कि बलवंत राय मेहता, तो जब अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो जिसके पास बल होगा उसी के पास ज़्यादा होगा। तो बलवंत के पास क्या है? बल है, तो ये क्या करेंगे भाई? ये बनाएंगे 3, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। 16 जनवरी 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी, और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, जो कि थी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और प्रखंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। और अभी भी अब यही चल रही है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यकालों पर अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण अधिकतम सीमा के अधीन है। जिनके ऑप्शंस हैं ए 27%, बी 50%, सी 15% और डी है 33%, और ई है नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27%। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों पर और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 27% के अधीन है। यह आरक्षण विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ओबीसी आबादी के अनुपात में बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एससी और एसटी और ओबीसी के कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की दशा प्रदान करना, मतलब शक्ति प्रदान करना। अगला ऑप्शन है एक जवाबदेह तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना। अगला ऑप्शन है पंचायत सेवाओं को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा समयबद्धता स्पष्ट दिशा
निर्देश करना। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। ये इसका ऑप्शन ए सही है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना, ये आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों बी, सी और डी आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग SFC निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके ऑप्शंस हैं ए राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसी पंचायतें, बी है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, सी है ग्राम सभा और पंचायत समिति, और डी है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि था राज्य वित्त आयोग SFC राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों और अन्य राजस्वों की राज्य और स्थानीय निकायों के बीच कैसे वितरण किया जाए इसकी सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280(3) के ख के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनके ऑप्शंस हैं ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग उत्तरदायी है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे पूरी, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करें, कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है जियोग्राफी अब करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243J के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है, इनके ऑप्शंस हैं ए पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षण, बी पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति, सी शहरी शासन के लिए नीति निर्माण और डी है पंचायती चुनाव का संचालन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243J के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा को विनियमित कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है। ये कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर। अगला क्वेश्चन है, यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? जिनके ऑप्शंस हैं ए ग्राम पंचायत बिना किसी अनुमोदन के सीधे बजट को लागू कर सकती है, बी पिछले वर्ष का बजट नए वर्ष का बजट बन जाता है, सी जिला मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करता है और जिला परिषद की ओर से बजट को अनुमोदित करता है, डी ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
जो कि है ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं, ए लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन और सहायता करना, बी है भूमि चकबंदी में सहायता करना, सी है केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन और डी है कृषि और बागवानी का संवर्धन और विकास और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन। अब समझो, देखो जब हम बात कर रहे हैं कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का नहीं है, भाई राज्य सरकार निर्दिष्ट करे किसको? ग्राम पंचायत का। तो ये केंद्रीय बैंकिंग नीतियों में राज्य सरकार और ग्राम पंचायत क्या करेगी? भाई ये तो केंद्र का काम है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाता है सी, केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्य है लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन और सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना और कृषि और बागवानी का संवर्धन और विकास। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? इनके ऑप्शंस हैं, ए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत शासन मॉडल की स्थापना करना, बी संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है समस्त स्थानीय शासन उत्तरदायित्वों को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करना और ऑप्शन डी है अकुशलता के कारण पंचायती राज संस्थाओं को समाप्त करना और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना। स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना था। समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं होना चाहिए। साथ ही राज्यों में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार हेतु सिंघवी और थुंगन समिति के आधार पर 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया, किंतु राज्यसभा ने नामंजूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? इनके ऑप्शंस हैं, ए 9वीं, बी 7वीं, सी 11वीं और डी है प्रथम और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11th अर्थात 11वीं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। ये विषय हैं कृषि और कृषि विस्तार, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी उद्योग आदि। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? इनके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर, बी है प्रत्येक 4 वर्ष पर, सी है प्रत्येक 6 वर्ष पर और डी है प्रत्येक 3 वर्ष पर। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो कि था प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 243 आई के तहत एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। ये क्या हुआ?
अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इनके ऑप्शंस हैं ए 1/3 सीटें, बी 1/4 सीटें, सी सीटों का 5वां हिस्सा, डी आधी सीटें और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/3 सीटें। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मतलब कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें महिलाओं के बारे में पूछ रहा है, तो महिलाएं ये लो 3 मतलब 1/3 सीटें कितनी किसके लिए हो गई, महिलाओं के लिए। मतलब ये सिर्फ ऐसे याद करने के लिए लॉजिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। जिनके ऑप्शंस हैं ए 2004, बी 2000, सी 2014, डी 1993 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2004। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना मई 2004 में हुई थी। यह मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। इस मामले को कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इनके ऑप्शंस हैं राज्य विधानसभाएं, ए है राज्य विधानसभाएं, बी है पंचायती राज संस्थाएं, सी है जिला योजना समितियां, डी है शहरी नगर निगम और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाएं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं और निर्भरताएं और पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 243 ड़ के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनके ऑप्शंस हैं ए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत बनाई गई किसी भी अवधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ऑप्शन बी है भारत का चुनाव आयोग सभी राज्यों में परिसीमन के लिए जिम्मेदार है और ऑप्शन सी है भारत की संसद के पास पंचायत चुनाव पर विशेष अधिकार हैं और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय परिसीमन विवादों की समीक्षा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243 के अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 अड़ा के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अनुच्छेद 243 ट के अधीन बनाई गई कोई भी विधि जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था। इनके ऑप्शंस हैं ए 2000 से 2005, बी 2010 से 2015, सी 2005 से 2010, डी है 2006 से 2011 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 से 2010। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान वर्ष 2005 से 2010 तक की समयावधि को करने हेतु था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। इनके ऑप्शंस हैं
ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी राजस्थान और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी था, जो कि था राजस्थान को। ये 2 अक्टूबर को शुरू होता है। आप लोग जो ये फट 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 की आवाज़ सुन रहे हैं, ये बता सकते हैं क्या है? ये एक्चुअली में हमारे लोगों के गांव में अभी भी मतलब डुग्गी पीढ़ी है, डुग्गी या फिर डफला कह सकते हैं। जैसे कि पहले लोग मतलब कोई भी संदेश देना होता था पूरे गांव में, तो एक व्यक्ति एक डुग्गी, एक डफला यार कह सकते हैं, लाइक मतलब ड्रम के तरीके से नहीं होता, उसका आधा पार्ट कर दे, तो वो बजाते हुए जाता है और सबको संदेश देता है कि हाँ किसी व्यक्ति ने ये चीज़ कहलवाई है। ये आज भी है। तो ये देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। यह 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ग्यारह अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से 1952 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनके ऑप्शंस हैं ए शंकर दयाल शर्मा समिति, बी LM सिंघवी समिति, सी है जवाहरलाल नेहरू समिति, डी है सरपंच समिति और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में LM सिंघवी समिति 1986 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है? इनके ऑप्शंस हैं, यदि राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करती है, बी है यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, सी यदि भारत के राष्ट्रपति छूट प्रदान करते हैं, डी है यदि राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक नहीं है और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो कोई राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस समिति ने सुझाव दी थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस समिति के सुझाव पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और उसके लिए हमने ट्रिक भी पढ़ी थी कि उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? इनके ऑप्शंस हैं, ए केवल पंचायती राज मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्तर पर, बी है उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर, सी है राज्य या जिला निगरानी के बिना पंचायत स्तरीय समितियों के माध्यम से, डी है केवल ग्रामीण स्तर पर और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर।
गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 243 ए, बी है अनुच्छेद 243 बी, सी अनुच्छेद 280 और डी है अनुच्छेद 40 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है। 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगी, क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होगी जिला पंचायत। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 पंचायतें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए गए हैं? जिनके ऑप्शंस हैं, ए भाग 6, बी भाग 9, सी भाग 8 और डी भाग 12 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए गए हैं। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन और सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं और पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए पंचायत, बी जिला, सी महानगरीय क्षेत्र, डी नगर पालिका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर पालिका। नगर पालिका का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए मुख्यमंत्री, बी केंद्रीय वित्त आयोग, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। आप सोचिए, जब पंचायतें हैं और जबकि राज्य स्तर की बात कर रहा है, राज्य की संचित निधि से, तो इसमें केंद्रीय वित्त आयोग क्या करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका काम होता है एग्जामिन करना। वो भी जब तक स्टेट कहेगा नहीं तब तक ये एग्जामिन नहीं कर सकता। ये सिर्फ केंद्र के लिए होते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री ये भी केंद्र के लिए है। तो इसमें बचा कौन स्टेट के लिए? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ये सही आंसर हो जाएगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता वस्तुतः राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, और जिसे राज्य की सरकार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य वित्त आयोग SFC, ठीक है, का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 आई में है। पंचायतों के आय के अन्य स्रोत हैं भूमि कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, विभिन्न करों व शुल्कों से प्राप्त आय आदि। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? इनके ऑप्शंस हैं, ए राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, बी बाघुल समिति, सी शिवरामन समिति, डी LM सिंघवी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? वैसे इसको तो आप लोगों को बता देना चाहिए ना। अब कोई कह रहा नागौर, अरे है तो बोलो भाई। ए है कोटा, बी है जोधपुर, सी है नागौर, डी है सिरोही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नागौर। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला
पहला राज्य कौन था? राजस्थान। और इसका जिला कौन सा है? नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किए गए? इनके ऑप्शंस हैं: ए अक्टूबर 1973, बी नवंबर 1952, सी दिसंबर 1992 और डी है दिसंबर 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1992 में ये पारित किए गए थे, और जबकि लागू 1993 में होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में पारित हुआ, जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? इनके ऑप्शंस हैं: ए 10वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी है 9वीं अनुसूची और डी है 11वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? इनके ऑप्शंस हैं: ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 124 और डी है अनुच्छेद 73। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध चुनाव आयोग के गठन तथा अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, और अनुच्छेद 73 जो है वो संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 218 क्वेश्चन नंबर, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? और ये क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और रिपीट भी हुए हैं, तो बताना चाहिए मुझे। सीधे आंसर लो, 3 स्तर। मतलब अब चलो अच्छा बताओ, ये किसने रिकमेंड किया था? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। ध्यातव्य है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में वर्ष 1959 में प्रारंभ की गई थी। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी ये आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? अब सोचिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और बलवंत राय मेहता भाई साहब है। तो आप ढूंढिए बलवंत राय मेहता भाई साहब कहाँ, ये बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। इधर अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हें उनके तथ्य दिए गए। तो अनुच्छेद 38 जो है ये कहता है राज्य द्वारा सामाजिक
कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का प्रावधान, और अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। आप लोगों को ने एक मतलब 44 के लिए एक ट्रिक बताई थी ना, समान नागरिक संहिता के लिए, आप लोग रिकॉल कर पाएंगे क्या बताया था? चलिए दोबारा बताते हैं। देखिए समान नागरिक संहिता है तो इसको इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, 4 मतलब 4 दो बार है ना, दोनों समान है, तो जब आप 44 देखेंगे तो समान याद आएगा, फिर समान से क्या याद आएगा, समान नागरिक संहिता। मतलब सिर्फ ऐसे याद करने के लिए है ना, फनी। अनुच्छेद 46 मतलब आर्टिकल 46 होगा भाई। अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों एससी और एसटी के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, जिनके ऑप्शंस हैं ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग अभी मूल अधिकार भी पढ़े हैं, देखो आपको एलिमिनेट करना बताते हैं कि कैसे आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो मूल अधिकार कहाँ से थे, मूल अधिकार 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक थे, और मौलिक कर्तव्य 51A में है सारे, ठीक है मौलिक कर्तव्य। अब ये दो तो एलिमिनेट हो गए, क्यों? क्योंकि अभी देखो हमने पढ़ा, इसी में पढ़ा है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में अनुच्छेद 40 जो है ना ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में बात करता है। तो अब ये अनुच्छेद 40 जो है ये किस में आता है, ये आता है डीपीएसपी में, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 2 खत्म ही हो गए, बचा क्या, ये आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में की गई है। भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार जो कि 12 से 35 है, और भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51, तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य जो कि 51 का के अंतर्गत दिए गए हैं, और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से भी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? इनके ऑप्शंस हैं ए शहनाज खान, बी हैं सुषमा भद्र, सी हैं छवि राजावत, सी हैं छवि राजावत, और डी हैं आरती देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छवि राजावत। छवि राजावत राजस्थान के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच हैं। इन्होंने वर्ष 2010 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के मुख्य थे, हाँ, निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? जिनके ऑप्शंस हैं ए गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, डी वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो अब सोचो ग्राम सभा में किसको किसको शामिल किया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो कई बार हमको क्वेश्चन अगर नहीं मतलब आंसर नहीं भी पता तो सोचना चाहिए ना। तो क्या गांव विशेष के, देखो जब हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा में शामिल होने के लिए, ये ग्राम सभाएं बनाई ही क्यों हैं? क्योंकि ग्राम स्तर पे विकास हो सके। और जब हम ग्राम विशेष की बात कर दिए तो किसी न किसी गांव को तो छोड़ रहे हैं ना भाई। जब विशेष बात करिए मतलब कुछ को छोड़ रहे हैं तभी विशेष को ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहले सी गलत। और वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं, भाई क्लास 8 का बंदा भी जो कि अभी 14 साल का है वो भी साक्षर है, 10 साल का बच्चा वो भी साक्षर है, तो वो भी क्या शामिल हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत हो गया, ये 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन ए है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति। फिर गांव विशेष की बात कर दी इसने। यार जब हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं मतलब बनाई ही गई ये पंचायतें इसलिए हैं कि ताकि निचले स्तर पर सभी जो निचले तबके के लोग हैं उनका विकास हो सके। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब बचा कौन? ऑप्शन बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम
गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं। देखो हम इसलिए ये गांव विशेष वाले शब्द काटे हैं क्योंकि गांव विशेष की तो बात करें, लेकिन सभी व्यक्ति भी हैं ना इसमें, और इसमें क्या है, वे सिर्फ वही व्यक्ति हैं जो मतदाता सूची में हैं। जैसे अभी हमने बात किया, एक 18 वर्ष का बच्चा है, मतलब 18 वर्ष से कम का बच्चा है, वो भी तो मतलब साक्षर हो सकता है, उस गांव में रह भी सकता है, लेकिन वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मतदाता सूची में नाम नहीं है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान द्वारा घोषित किया गया था, जिनके ऑप्शंस हैं ए श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्री नरेंद्र तोमर, डी है श्री राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था, और यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, सी हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, और डी है हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। और यह क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अनुच्छेद 243 आई यह प्रबंधित करता है कि राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकायों में, और डी है उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। और अभी जैसे कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि कब आया था? 2023 में। 2023, अरे पेन समझा। 2023 के द्वारा क्या हुआ, अभी लोकसभा और विधानसभाओं में भी, जो लोकसभाएं और राज्य की विधानसभाओं हैं, उनमें भी स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी इसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया है, लेकिन अभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है कि उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। हालांकि वर्तमान में 28 राज्यों में से 7 को छोड़कर उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। लोकसभा व राज्यसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अनुसार मतलब अब मिलेगा आगे इनको। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो जिनके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान और आंध्र प्रदेश और डी है राजस्थान और पंजाब। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, राजस्व लेखपाल में और ग्राम विकास अधिकारी में भी। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से लेखपाल में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये जो भी आपको दिखेंगे लगभग ग्राम पंचायत अधिकारी है, कोई कहीं लेखपाल में आ रहा है, कहीं ग्राम विकास अधिकारी में आ रहा है। तो पॉलिटी का जो पंचायत चैप्टर है इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले तो राजस्थान में हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य हैं, प्रथम 2 राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बन जाता है। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधान शामिल है। यह संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 अड़ा तक शामिल है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं छोड़ दें। कितनी बार पढ़े हम लोग, चलो पढ़ लेते फिर से। ए बलवंत राय, बी अशोक मेहता, सी हनुमंत राव, डी GBK राव। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, लोअर पीसीएस में भी आया और जूनियर इंजीनियर में भी आया। अब इसमें एक चीज़ देखना, होता क्या है, इनका पूरा नाम बलवंत राय मेहता, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ दिया गया है बलवंत राय। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी शॉर्ट नेम दे देते हैं और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति और 1985 में GVK राव समिति और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए? इनके ऑप्शंस हैं, ए भानु प्रताप सिंह समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगराजन समिति, डी है अरविंद मयाराम समिति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रकाश सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सरकार को सौंप दी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और जिसे पंचायती राज कहा गया है। और इसकी सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर निम्नलिखित हैं: ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई।
अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत संस्था सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान पद को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इनके ऑप्शंस हैं ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3 और डी है 2/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2/3। देखिए यह पेपर जो है ना 2016 में ग्राम पंचायत अधिकारी में आया था। तो पंचायती राज व्यवस्था से हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। इनके ऑप्शंस हैं ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत, डी है ग्राम सहकारी संस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम सहकारी संस्था। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। इनके ऑप्शंस हैं ए 26 जून, बी 24 अप्रैल, सी 12 अगस्त और डी है 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अभी ये ये क्वेश्चन सीधे नहीं, लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कई बार कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये कब पारित हुआ था। अभी दिखाते हैं। कहाँ, ये देखो 24 अप्रैल, कहाँ गया यह 24 अप्रैल 1993, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित होता है। तो वही पूछ रहा है कब। तो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि यह जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक है। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी का यह प्रतीक माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। इनके ऑप्शंस हैं ए ग्राम सभा, बी पंचायत, सी ग्रामीण सभा, डी है ग्राम सेवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के गठन, संचार, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 आ में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र में 3 स्तरीय समाज जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें ब्लॉक स्तर पर क्या होता है। इनके ऑप्शंस हैं ए राज्य समिति, बी पंचायत समिति, सी है
जिला समिति और डी है ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंचायत समिति। मान लो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आपको दो चीज़ें तो हमेशा भाई पता होंगी ही कि ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम सभा, और जिला स्तर पर होती है मतलब जिला समिति। एक हो गई ग्राम सभा और हो गई जिला समिति। अब एक तीसरी कौन सी हो सकती है? राज्य समिति। ऐसा कोई वर्ड हमने सुना नहीं है, ऐसा भी कोई वर्ड सुना नहीं है, तो इसमें बचता कौन है? ऑप्शन बी, पंचायती समिति। तो ऐसे आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस, और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऑप्शन ई भी देने लगे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन जो है वो टफ कार्य हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खाली स्थान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया है, जिनके ऑप्शंस हैं ए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 1989 में 61वें संशोधन द्वारा, सी है 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और इसी के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाती है और इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुभारंभ किया जाता है इसका। और पंचायती राज को संविधान की अनुसूची 11 के अंतर्गत भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी नगर परिषद। देखो क्वेश्चन दोबारा से वही रिपीट हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत में कौन एक स्तर नहीं है, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया। देखिए ये कहाँ गए, ये देखिए यही तो था कि भाई इसमें पूछा था ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर खाली स्थान होता है, और इसी में अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा एक स्तर नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन लगभग वही है, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है, बस ऑप्शन में यहाँ क्या क्या कर दिया गया, नगर परिषद कर दिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक स्तर नहीं है, तो इस चीज़ को हाईलाइट करना कि नहीं को कभी कभी हम लोग एग्जाम में ध्यान नहीं दे पाते, एग्जाम प्रेशर में, या फिर देख लेते हैं कि भाई इतना इजी क्वेश्चन ग्राम पंचायत तो है, बस ये टिक कर देते हैं, जबकि पूछ रहा है नहीं है। तो नहीं कौन सा है, नगर परिषद। देखो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत होता है पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद होता है जिला स्तर पर, और ये नगर परिषद नहीं होता है पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में ग्राम सुशासन की दिशा में अनुपालन हेतु वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह संविधान के भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? इनके ऑप्शंस हैं ए 10वीं, बी 20वीं, सी 25वीं, डी 30वीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25वीं। वर्ष 2018 में पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई थी, और वर्ष 2022 में पंचायती राज की 29वीं सालगिरह मनाई गई, और दिसंबर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
अब अगला देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में, मतलब कौन सा संशोधन जो है ये पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात करता है। 73वां, 74वां, 75वां, 76वां। सोचो, एएसओ में आया और सुपरवाइजर में आया, ग्राम विकास अधिकारी में आया, फिर जूनियर इंजीनियर में भी आया, मतलब 4 बार सेम क्वेश्चन और सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहा है। और ये क्वेश्चन हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, अभी देखो इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये देखो 73वां संविधान संशोधन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 73वां। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद भाग 9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243, जिसमें अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक और 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। और इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण आदि अन्य के प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है, जिनके ऑप्शंस हैं ए अल्पसंख्यक, बी न्यायपालिका, सी पंचायत, डी सदन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंचायत। भाई कितनी बार हम लोग ये देखो यहाँ 75 मतलब 73वां संविधान संशोधन है और 75 बार हम लोग पढ़ चुके हैं पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय हैं। इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे संविधान की अनुसूची 11वीं में शामिल किया गया है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं संविधान संशोधन, जो कि है चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है, जिनके ऑप्शंस हैं ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, बी है 100वां संशोधन अधिनियम 2019 और सी है 104वां संशोधन अधिनियम 2019। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है। भाई जब सी सही है तो चौथा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के जरिए खाली स्थान है ना, संविधान के खाली स्थान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, जिनके ऑप्शंस हैं ए 101, बी 102, सी 103, डी 104। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 103। अच्छा, इसको मतलब अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर क्या आप बताते रहते हैं, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जब हम बात करते हैं 103 की, देखो 3 कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, तो आ इसमें आ रहा, अगर इसमें ऐसे जोड़ दें ये भी आ बन गया आ, तो क्या हो गया, आर्थिक आरक्षण। ठीक, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बनाए ही ऐसा, लेकिन मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको एक कहते हैं ना, मतलब कुछ भी है कनेक्ट करने के लिए, ये आ बन गया। और जब हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं अगर इंग्लिश में, तो ई बन रहा, ठीक है, ई को भी अगर उल्टा कर दें तो हम लोग ऐसे बनेगा ना ई, ये भी कुछ आ के तरीके से ऐसे बनेगा ये। तो ऐसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर लिया था और मुझे याद है 103वां जो संविधान संशोधन था वो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। तो आप लोग भी ऐसे चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें याद हो सकती हैं आप लोगों को। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है और सर्वप्रथम गुजरात राज्य में इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? इनके ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1951, सी 1953 और डी है 1957। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951, ऑप्शन बी है। अच्छा, इसको भी याद करने की ट्रिक बताएं। जैसे मान लो कोई भी काम शुभारंभ करते हैं तो कहते हैं ना पंडित भैया 21-51 चढ़ा दो, ये 51, ये शुभारंभ कर रहा है ना, शुभ है काम 51 के लिए, तो ऐसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर लिया था 51 से, तो पहली बार संशोधन हो तो 51। अब अच्छा, कोई कहेगा मान लो, मतलब देखो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1947 को हम लोग आज़ाद होते हैं, उससे पहले हमारा अपना कोई संविधान नहीं था, तो संशोधन करने की बात ही नहीं होती, हम लोग संशोधन कर सकते हैं। और 2051 अभी आया नहीं, तो सिर्फ बीच में कौन बच रहा है? मतलब 1851 हो नहीं सकता है और 2051 अभी आया नहीं, तो कौन बीच में बचा? 1951। तो ये ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, लोग कह रहे हैं कन्फ्यूज़न इससे हो जाएगा। यार कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए सब चीज़ें होती हैं। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न उपबंध किए गए। पहला, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उन्नत के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। दूसरा है, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। तीसरा है, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भाई ये तो बच्चों को याद होना चाहिए, चलो लेकिन बोल देते हैं। ए, वित्त आयोग के गठन से, बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, सी, आपातकालीन उपबंध से, डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। यह भाग 20 में दिया गया है। भारत में संविधान की शक्ति संसद को दी गई, मतलब संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह संसद को दी गई है। संसद प्रस्तावना, मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें? आधारभूत ढांचे में। आधारभूत ढांचे को कभी कभी मूल ढांचा भी लिख देते हैं, ठीक है। और यह किसमें कहा गया था? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है सिवाय आधारभूत ढांचे में। और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए 93वां, बी है 95वां, सी है 97वां, डी है 91वां। अच्छा एक बार आप लोग भी ये इसको बोल के देखिए, 93वां, 95वां, अरे बोल के देखना। इसका सही आंसर क्या है? डी है, जो कि है 91वां संशोधन। मतलब आप लोग बोल के देखिए, अच्छा लगेगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्राविधिक किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जिन राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है, उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? अब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इसको शायद पिछले 2-3 चैप्टर में, किसी चैप्टर में हमने इसको रिवीजन भी किया, मतलब इसको कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ऑप्शन पढ़े सीधे लगा दें। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो ग्राम विकास अधिकारी।
भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दल बदल से, ऑप्शन बी है आरक्षण से, ऑप्शन सी है निर्वाचन से और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल से। इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद इसके ट्रिक बताते हैं। बता दें पहले, चलो। अच्छा देखो, जैसे 52 की बात करते हैं, 52वां संविधान संशोधन, तो इसको हमको पता है, जैसे मान लो, मतलब मुझे पता है, इसको कनेक्ट कर देते हैं आपसे। इसके लिए क्या है, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन है और 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है किसका, दल बदल का। तो 5 दूनी क्या बन रहा है, ये 52वां है ना, 5 × 2, 5 दूनी क्या हो रहा, 10। तो क्या मिला हमको, 10वीं अनुसूची, और 10 से दा मिला तो दल से, 10 से क्या हो जाएगा, दल बदल। भाई 10 रुपये, मतलब पैसे जिसको मिले नहीं वो इधर से उधर पलटा। तो मतलब ऐसे चीज़ें आप कनेक्ट कर लिए, थोड़ा मतलब फ़नी में भी आप बना सकते हैं। आप खुद से बनाने के प्रयास कीजिए। देखो ट्रिक कोई हवा नहीं है, सब बना सकते हैं। सिर्फ ट्रिक के नाम पर देखते हैं लोग मिलियन में व्यूज़, मतलब ठीक है, हम भी लाएं क्या वीडियो। चलो, ए दल बदल से। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। और इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? इनके ऑप्शंस हैं, ए दूसरी, बी प्रथम, सी तीसरी और डी है 5वीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रथम। मान लो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए और आपको आंसर्स नहीं पते, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि किस अनुसूची में क्या है। जब हम बात करते हैं पहली अनुसूची को, उसमें दिया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो जब राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चलो पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान की प्रथम अनुसूची 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर है 10, चैप्टर नंबर 10, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए नीति आयोग, बी प्रगति आयोग, सी उन्नति आयोग और डी है गति आयोग। अब बताओ ना भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, लगाओ ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक भी कहते हैं। पंद्रह मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पूर्ण याद रखना, कभी पूछ सकते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी और उसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। बेरी हैं, ऐसे नहीं बोलते, कहना देश के लिए बेरी हैं,
गलत बात। क्या नीतियाँ आपके मुताबिक नहीं आ रही? अरे भाई वो भी कुछ सोच के ही नीतियाँ बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग और डी है योजना आयोग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। लेकिन भैया 2015 में क्या होता है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर स्थापित किया जाता है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? इनके ऑप्शंस हैं ए वित्त सचिव, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी RBI के गवर्नर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वित्त मंत्री। अगला ये देखो, आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो भारत की एक आसूचना एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों एवं आर्थिक युद्धों से संबंधित सूचना एकत्र करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक आसूचना परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराधों जैसे नशीले पदार्थों का गैर कानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, जालसाजी, धन शोधन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान प्रदान का समन्वय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनके ऑप्शंस हैं ए RBI, बी ए राष्ट्रपति, क्या यार जहाँ जल्दी किया वहीं पे लुढ़का, ए राष्ट्रपति, बी RBI गवर्नर, सी वित्त सचिव, डी प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डी। यार क्या कर रहा है? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यकारी अर्थात CEO होता है। अब 11 चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है शासकीय भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? इनके ऑप्शंस हैं ए संथाली, बी डोगरी, सी मैथिली, डी बोडो और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई नन ऑफ द एबो, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल की गई थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल हैं। अच्छा, अगर इसको याद करना हो तो कैसे याद करें? देखो मैंने इसको ऐसे ही कनेक्ट कर लिया था कि जैसे बोडो है, डो आया लास्ट में, बोडो के डो आया और फिर डो से क्या शुरू हो जाता है? डोगरी। देखो यहाँ पे बोडो है, बोडो के अंत में डो आया, फिर डो से क्या हो जाएगा? डोगरी, ठीक है। और इसमें मैथिली, मैथिली में था आ रहा है और इधर संथाली में था आ रहा है, तो ये दोनों हो गई कितने? 2 इसमें है और 2 इसमें, कितने? 4 भाषाएं 92 में जोड़ी गई हैं। ये देखो 92 है ना, 2, तो मतलब 2 गुणे 2 हो रहा है इसमें, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। मतलब आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट सच में मैंने इसको मैथ से कनेक्ट किया है और मुझे याद भी है, मैं सही बात कर रहा हूँ कि 92वां संविधान संशोधन जो है उससे जैसे 2 मुझे याद आया, 92, फिर मुझे मतलब जब आप कई बार पढ़ते हो चीज़ें आपको कनेक्ट हो जाती है। 92 आया तो 2 में 4 भाषाएं हो जाएंगी, तो 4 में क्या था? डोडो, तो डो से डोगरी और बोडो, हाँ डोगरी बोडो हो गया, बोडो डोगरी हो गए। और फिर कौन सी था कुछ ऐसे मैथिली संथाली, मतलब ऐसे आप लोग बार बार करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। बट आपकी इच्छा है कि आप कैसे याद करते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब एट द एंड आपको याद होना चाहिए बस, बाकी कैसे याद करते हैं, कहाँ याद करते हैं, डजेंट मैटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
भाई पेन चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? इनके ऑप्शन है ए तमिल, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी और डी तेलुगु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग देखो 10, 5, 15 तो 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? अबे 8वीं अनुसूची कहाँ लिखा? सॉरी मतलब पहले आंसर में बोल दिया। ये इसका सही हो जाएगा 8वीं सूची। जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? जिनके ऑप्शन है ए बांग्ला, बी मराठी, सी तमिल, डी कन्नड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिल। अच्छा, तमिल के बारे में एक और बात चलती है कि यह संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है। तो इसको तो मैंने ऐसे ही याद किया, मतलब सबसे पुरानी है तो सबसे पहले कनेक्ट मतलब जोड़ी गई होगी। तो कोई चीज़ें सही हो या ना हो अलग की बात है, बट इससे आपका एग्ज़ाम में आंसर आ रहा है कि नहीं ये ज़रूरी है। तो ये सही है। सरकार द्वारा सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया था। इसे वर्ष 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जो कि है निर्वाचन, इलेक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिनके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है, बी है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, और ऑप्शन सी है संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है, और ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अधिकतम। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो यार, इधर अबे पढ़ना है, जाना नहीं है। चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अधिकतम अवधि कितनी? 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष है। ये गलत है, समझे? ये सही नहीं है। दोबारा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा गया, ठीक। हाँ, कि बाद में कहो कि आपने तो गलत बता दिया। चलो, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग के वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और सभी आयुक्तों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इनके वेतन का निर्धारण संसद करती है और चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। अतः विकल्प डी जो है ना वो असत्य है, और उस क्वेश्चन में असत्य ही पूछा था। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? इनके ऑप्शन हैं ए सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के राष्ट्रपति, डी है निर्वाचन आयोग। ये जब कल हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि अगर देखो इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, मतलब कन्फ्यूज़न क्या, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में।
अब अयोग्यता दो तरीके से हो सकती है, एक तो जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तब, और एक जब संसद के सदस्य हैं और दल बदल नियम लागू होता है तब आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। तो जब होती है बात किसकी, चुनाव के समय की बात, देखो संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता या निरर्हता संबंधी विवाद विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जबकि जब दल बदल के संबंध में होता है तब कौन करता है इसका निर्णय, अध्यक्ष लेता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, जब दल बदल के संबंध में होगा तब कौन करेगा, अध्यक्ष, और जब निर्वाचन संबंधित होगा तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राजनीतिक दल या मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा, जिनके ऑप्शंस हैं, ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। और दूसरा ऑप्शन है, कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना होगा। और ऑप्शन सी है, पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतों में कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे। और डी है, कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। अरे रुक जा भाई, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना होता है, जो कि हैं, दल ने राज्य की विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। दूसरा है, लोकसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटें में से 1 सीट पर जीत दर्ज की हो। और तीसरा है, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट प्राप्त किया हो। और अगला पॉइंट है, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के संपन्न चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया, ट मत ट मत ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सिर्फ ऐसे नियुक्ति नहीं कर देता है, इसके लिए एक समिति बनती है, वो सिफारिश करती है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है या किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं, और या इसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है। ऑप्शंस हैं, ए घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, बी है प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, सी है निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, और डी है उपयुक्त सभी। देखो ये सभी क्या है, इनका निषेध है। उपयुक्त सभी मतलब ये सब सही नहीं करने हैं, बल्कि ये सब खराब चीज़ें ये सब नहीं करनी, इनका निषेध है। अच्छा, क्या वास्तव में भारतीय चुनाव में ये सब चीज़ें होती हैं ऐसी कि इनको जो बैन है वो बैन किया जाए, या फिर इनका दुरुपयोग भी होता है? कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन ऐसे प्रतिक्रिया मत देना कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। नहीं मतलब आप लोग फंस सकते हैं ना नहीं मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी क्या ही है यार। चलो अपना पढ़ते हैं पहले। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की हिंसात्मक या विवादित बयानबाजी को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाई जाती है ताकि चुनाव को सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ पूरा कराया जा सके। निर्वाचन आयोग का कार्य राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना है, और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है
संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं।